पढ़ाई जा रही है। सबसे पहले महामानव तथागत भगवान जी के चरणों में नमन करता हूँ। बौद्ध सत्य परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ और संतों के संत महासंत संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करता हूँ। क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करता हूँ और साथ में ही शिक्षा की देवी के साथ में फातिमा शेख जी को भी मैं नमन करता हूं, जो उन्होंने सावित्रीबाई जी के बहुत साथ दिया था। और आज हमारी जो माताएं बहनें बच्चे सभी बैठे हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में चल के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले माननीय सूर्य प्रताप जी, बुद्धसेन जी और हमारे साथी और सभी हमारे आज जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, सभी को जय भीम। साथियों, आपने सारी बात बताई। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म महू छावनी में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था रामजी राव सतपाल, सूबेदार थे, और माता उनकी भीमाबाई थी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माता रमाबाई। सूबेदार जी उनके पास जो 2 बच्चे थे और 3 बच्चे थे, 1 बच्ची। जब बाबा साहब पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो जैसे आपने कहा कि उस जमाने में जो था तो बहुत जात भेदभाव ऊंच नीच का था। तो बाबा साहब को विद्यालय के पीछे बैठा के उनको टीचर अंदर नहीं जाने देता, यानी जो मास्टर था तो उन्हें वो शूद्र मान के अछूत मान के कह देता था तुम विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाओ। पर बाबा साहब में इतनी सहनशीलता थी कि अगर वहाँ पे आवाज़ हो रही तो यहाँ पे उनका अपना पढ़ते थे। धीरे धीरे करके कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज, वहाँ का राजनीति राजा के बात में पता चली थी, क्योंकि वहाँ का जो राजा था तो राजा का पुरोहित जो होता है पंडित होता है। पंडित जो था तो राजा साहब ने स्नान करने के लिए गए और वहाँ पे कोई जब बाबा साहब अम्बेडकर जी आए और वहाँ पे जब पंडित ने मंत्र का उच्चार किया, एक शूद्र समाज का जब नहाने के लिए उनको मार के भगा दिया गया कि तुम इसमें स्नान गंगा जी में नहीं कर सकते। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो फिर राजा ने यह देखा कि एक गरीब व्यक्ति को ये पंडित नहाने नहीं दे रहा है और वो बिना नहाए मंत्र का उपचार कर रहा। तभी राजा जी को, छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराज जी को ये आया कि ये अन्याय जो गरीबों के साथ कर रहा है, एक ब्राह्मण होके ये मंत्र का उपचार बिना नहाए धोए कर रहा है और हमें उपदेश दे रहा है। तभी महिलाओं के लिए उन्होंने 50% का आरक्षण दिया और इसके बाद बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए उन्होंने पैसा भेजने की काम किया। जब बाबा साहब विदेश में गए, अच्छी विद्यालय में गए, उनका नाम जैसे उनको पीछे बैठाया दिया जाता था, जो ऊंची जाति के लोग तो आगे बैठा करते थे, उनको शूद्र समझ के पीछे बैठा दिया जाता था। तो जब वहाँ का बड़ा अधिकारी कोई आता था कि कौन विद्वान है, भाई मास्टर से पूछा जाता था कि तुम्हारे विद्यालय में कौन अच्छा पढ़ाने वाला, कौन अच्छा छात्र पढ़ता है। तो जो ऊंची जाति के लोग रहा करते थे, जो सवाल हुआ करता था तो वो सवाल का जवाब नहीं दिया करते थे।
तब वो जो आते थे तब पूछते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, वो तो दिख नहीं रहे हैं अम्बेडकर। दोनों आदमी तब वहीं से बाबा साहब अम्बेडकर जवाब दिया करते थे उत्तर देश। तीनों आदमी खाओ। तो हमें समझने की जरूरत ये है कि आज हम बाबा साहब को मानते हैं, जय भीम कहते हैं, जय बिरसा भी कहते हैं, जय संविधान भी कहते हैं, जय कांति राम भी कहते हैं। इस देश का, इस भारत देश के मूल निवासी कौन है? हम ही आप हैं। आज जो हमारे राजा महाराजा थे, ये विदेश से आए, मध्य एशिया से चल के आए, और आज पुराने जमाने में आप चले जाइए और दादाजी के और जमाने में चले जाइए तो कोई पंडित और पुरोहित शादी नहीं कराता। कोई कराता था क्या? चाहे साकेत समाज में हो, चाहे आदिवासी समाज में हो, चाहे नाऊ समाज में हो, चाहे जिस समाज में हो, वो भूत मान के नहीं लेता था, ना सीधा ना किसान कुछ नहीं लेता। तो आज के डेट में आज हमारे पास धन आने लगा, हम दिल्ली बम्बई से कमाने लगे, हमारे लोग नौकरी करने लगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत, आरक्षण की बदौलत नौकरी किए हैं। इसके पहले तो हमारे आजा परपाजा नौकरी नहीं करते थे। आज भी लोग ये कहते हैं कि हमें बाबा साहब दिए क्या। हमने कई गांवों में जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भेंट हो जाती है, तो मास्टर साहब भी मिलते हैं, प्रिंसिपल साहब भी मिलते हैं, अच्छे वकील भी मिलते हैं, लेक्चरर भी मिलते हैं अपने समाज में। तो कुछ परसेंट लोग, यानी दलित में 100% में 25% अनुयायी बाबा साहब और बुद्ध भगवान हैं, और 75% नालायक हैं। 75% नालायक इसलिए हैं कि अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आप मना रहे हैं, अगर किसी से कहा जाए कि भैया 10 रुपए 50 रुपए चंदा दे दो, तो सबकी नानी मर जाती। अकेला व्यक्ति न गौरी शंकर कर सकता, न सचिन जी कर सकते, न सूर्य प्रताप जी कर सकते। अगर बाबा साहब को मानते हो, संत रविदास जी को मानते हो, तो आज उनकी बदौलत इतने अच्छे पोस्ट में बैठे हो। तो नौकरी वालों के पास आप जाओगे चंदा मांगने, तो पहले तो ये कहेगा साहब 6 महीने से मेरी वेतन और मिली भी है, तो मेरी बीवी का पेट खराब है। तो बाबा साहब ने संविधान में ये भी लिखा था कि आप अपने नौकरी का पैसा जो है, तो आप 10% समाज को सुधारने के काम में लगाना है। इतने कितने ऐसे लोग होंगे समाज के लोगों से मैं कह रहा हूँ, अपने समाज में अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पर कितने लोग ऐसे होंगे कि आज बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हम चंदा दे रहे हैं, भैया सब लोग आ जाओ गांव में। इसी दौरा में नौकरी किए लोग हैं। आज जो आपने बताया कि पंच भी बनते हो, सरपंच भी बनते हो, जनपद भी बनते हो, जिला बनते हो, विधायक बनते हो, सांसद बनते हो, तो वह बाबा साहब की बदौलत बनते हो। इसके पहले तो कोई नहीं बनता। तो हमारे समझने की बात यह है कि अगर ये जितनी मूर्तियां लगी हैं, अब बाबा साहब के बाद इसके पहले संत रविदास जी आए। संत रविदास जी को क्या कहा कि मन चंगा तक कठौती में, यह कहीं ना। तो गुरु रविदास जी कभी चमड़े का काम किए ही नहीं, अब लोगों में भ्रमित कर दिए कि भैया वो तो चमड़ा के पनही बनावर रहे। तो भैया चमड़ा के पनही बनावर, तू तो गंगा में पैरों नहीं रखती। कहो जो संतों के संत हैं, यानी सबसे बड़े संत शिरोमणि रविदास जी गुरु महाराज थे, और वो बुद्ध भगवान के अनुयायी थे। वो शिक्षा देने का काम करते थे गांव गांव में। जैसे आज आप यहाँ कार्यक्रम किए तो मैं आया हूँ, अगले गांव में फिर जाऊंगा, तो लोगों को जगाने का काम किया करते थे। पर उन्हें ये सावंतवादी के लोग, ये लोग उनको साजिश के साथ उनको मार दिया गया। सारी परीक्षाएं होती है, आज हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। यहाँ लोग समाज की बात करते हैं कि हम समाज में कुछ भी हो जाएगा तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अभी जीता जागता उदाहरण गढ़रा में है, 163 धारा लगी थी।
कोई भी ऐसा साकेत समाज का चाहे नेतागिरी क्यों न करता हो, चाहे बसपा में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में, वो नेता एक भी अगर समाज की पीड़ा है तो समाज में जाना चाहिए कि नहीं। तुम नेतागिरी करते हो, 3 हत्या हुई है, एक 11 साल की बच्ची का, एक 8 साल के बच्चे को उसके पिता की भी हत्या साजिश के साथ करके मार दिया गया, पर कोई गया क्या? हम लोगों को भी डरा रहे थे कि वहाँ जाओगे 163 धारा लगी, पुलिस पकड़ के ले जाए। हमने कहा बात कर लेंगे, पकड़ के ले जाएगी ना, बात करेंगे। मैं गया और वहाँ पे हमने कई हमारी वीडियो भी लोग देखे होंगे। हम लोग ईमानदारी निष्ठा पूर्वक, कोई राजनीति का अपन लोग कोई मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब है किसी दलित के ऊपर, किसी मुस्लिम समाज के ऊपर, किसी आदिवासी के ऊपर, हम सब एक भाई भाई। पर ये सावंतवादी के लोग, ये ब्राह्मणवादी के लोग हम लोगों को वोट डालो, राज करो। हमारे इतने लोग बैठे हैं, ये हमारे साथी लोग बैठे हैं, तो कहीं न कहीं मनुवादी विचारधारा में भी जुड़े हैं। अब पूछिए कैसे? बात यहाँ आ जाती है कि हम तो करते अच्छे बात है, हम यहाँ से चल के ढेरा से चल के देवरा आए हैं, तो ये जानकारी आप लोगों को है, तीसरे और अगले व्यक्ति तो नहीं है। तो ये साजिश जो होती है तो अपने लोग ही साजिश करके विभीषण का काम करते हैं और सामने मर्डर करा देते हैं। तो इनसे भी हमें सावधान रहना। तो हमारी जो ये कोशिश है, हमारे पास शिक्षा हो जाएगी। आपने कहा शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब अंदर में शिक्षा हो जाएगी, अगर शिक्षा हो गई तो हम संगठित हो जाएंगे, संगठित के बाद संघर्ष करेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए हमारे माँ बाप ने गरीबी के दलदल में रह के हमें पढ़ाया होगा, तब आज हम बोल पा रहे हैं, तो बाबा साहब की बदौलत बोल रहे हैं, नहीं तो ना बोल पाते। तो हमें यह भी समझने की जरूरत है, शिक्षा भी होना चाहिए और संगठित भी होना है, और संघर्ष कर। कभी आपने देखा होगा बाबा साहब का संविधान ऐसे रहता है, उंगली ऐसी रहती है, कहीं भी आप, उनका इशारा ये है कि तुम्हारा वहाँ अधिकार रखा है, शिक्षित हो जाओ और संगठित हो जाओ और अधिकार करेजे में बांध ठोक के ले लो। तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारा अधिकार, जैसे अभी आपने कहा कि देवरा में प्रदीप पटेल की औकात नहीं है, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे गिरीश गौतम हो, अगर हमारी ये देवरा में हमारा संगठन हो जाएगा तो इतना वादा ये करता है बंदा कि यहाँ पे किसी की बुलडोजर से घर गिरने की कोशिश नहीं करेगा। पर हमें संगठन में रहने की जरूरत है, एकता बनाने के। हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पब्लिक का काम हो जाएगा, हमारे लोगों का काम हो जाएगा, तो सब नेता वो चुन लेगी। जैसे अभी आप भाई साहब ने कहा था चंद्रशेखर आजाद रावण एक बार आ जाते यहाँ का कल्याण हो जाता। तो यह यूपी का नेता आएगा, यूपी की तो बहन जी हैं, यूपी का चंद्रशेखर है, तो अपने मध्य प्रदेश के बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, तो अपने मध्य प्रदेश में जन्मभूमि है, अपने मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद रावण पैदा करके दिखाओ, तब मैं समझूंगा। हम दूसरे की बड़ाई वाहवाही नहीं करते हैं, हमारे अंदर में उकूबत होना चाहिए। अगर जुल्म करते हो तो हमारी गलती नहीं है, तो हम जुल्म भी नहीं सहने के लिए तैयार हैं। अगर मेरा आंख निकालोगे तो हम तुम्हारी दोनों आंख निकाल लेंगे। अभी ये घटनाएं लगातार मेरे पास आता है फोन। अभी आपको बता दूं, ये लालगांव के लगे है, लालगांव के लगे एक गांव है, एक साकेत समाज के लड़के को मार के उसको अरहर में के खेत में फेंक दिया गया। वो पीड़ित परिवार, वहाँ का थाना जो है गढ़ है, वहाँ का टीआई उसका रिपोर्ट नहीं लिखा। हमने कहा आपके साथ मैं खड़ा हूँ, पर आप अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ में, आप इतना बड़ा काम करते हैं तो आपके साथ में कितनी जनता है, उसको लेके थाना में आओ, तब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तब न मैं जानूंगा कि आपके साथ है। अभी हमारी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, चाहे जिस समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे आदिवासी समाज के हो, चाहे साकेत समाज की हो। आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे आदमी लोग जो है
दिल्ली, बम्बई, सूरत चले जाते हैं कमाने के लिए। आज गौरी शंकर संगठन चल रहा है तो लोगों में अभी आपने कहा, अभी आपने बताया कि कहीं लोगों में जब अपनी समाज में हम जाते हैं बात तो रखते हैं कि आप लोग संगठन में, उनको ये लगता होगा समाज में है, तो हम भी उस वक्त को इंतजार करते हैं कि जैसे आपके पास जब कोई समस्या आ जाएगी तब आपको कौन सा बताइए। आप यही कलर कांड में ले लीजिए। मैं वहाँ पे खुला बोला कि इस रीवा जिले के जितने साकेत हैं सारे साकेत आ जाओ रोड पे। मैं एक दिन के अंदर उनको जो बेगुनाह है उनको अगर राजी न छोड़ दे दूसरी समाज आए या ना आए, पर आज समाज के बात में जुल्म हो रहा है। मैं ये भी नहीं देखा कि मेरे संगठन का है वो सदस्यता लिया व्यक्ति है कि नहीं लिया है, तो भी मैं समाज के लिए लड़ने के लिए, किसी भी समाज में जुल्म अत्याचार हो तो हमें एकता बना के, एक ताकत बना के, एक मुहिम बना के, आप जहां वोट देते हो वहां दो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं। और आज जो संगठन में आज जो मिल रहा है, मैं लोगों को बताना चाहूंगा। अभी लोग ये कहते हैं कि इस संगठन में हम 10 साल से जुड़े हैं। 6 दिन का रीवा में अनिश्चितकालीन धरना बैठे थे और जनार्दन मिश्रा को वहां से महिलाएं ने लाठी डंडा दिखा के, आप लोगों को नहीं याद होगा, मोबाइल में सर्च कर लीजिए, पता चलेगा। प्रीति मैंथल वहां से जनार्दन मिश्रा सांसद को महिलाओं ने डंडा दिखा के भगाया था और वहां के मैं विद्यावती को भगा दिया था और बबीता को भगा दिया था। यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगी। और 18 सूत्री मांग के लेके बैठा था। जैसे अभी आप जो बहनाओं को मिलता है लाडली बहना योजना 1250 रुपए, इससे पहले बीजेपी सरकार थी तो बीजेपी सरकार क्या शिवराज सिंह नहीं दे रहे थे। शिवराज सिंह से हमारी बात हुई थी भोपाल में, बैठ के ऐसे बात हुई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम लोग भी थे, कि हमने कहा था कि अगर 2017 में आप जमीन नहीं बांटोगे तो 2018 में यह संगठन आपको जीतने नहीं देगा, मुख्यमंत्री आप नहीं बनोगे। तो आप लोग याद कर लीजिए कि 2018 में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने थे, कमलनाथ मुख्यमंत्री कांग्रेस बने। इसके बाद हम लोगों ने ये मांग रखी थी कि जिसका 700-800 रुपए लाइट का बिजली का बिल है उसका 100 रुपए यूनिट बिल आना चाहिए। इसके बाद गांव-गांव में मांगे थे कि हर गांव-गांव में शमशान घाट होना चाहिए। एक गांव ढनगल था, वहां पे पटेल की जमीन थी और साकेत मर गया था, उसे जलाने नहीं दिया गया था। उसी दिन हम लोगों ने संकल्प खाया था कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी इस कलेक्ट्रेट से हम लोग जाएंगे नहीं। तो भी शमशान घाट आज देख लीजिए कहीं भी बना होगा, छावनी बनी है। इसके बाद हम लोगों ने मांग रखी थी हर गांव में पेयजल की व्यवस्था। तो गांव-गांव में आप देखिए पाइपलाइन जो चल रहा है, तो आज पाइपलाइन जो है घर घर में लग रहा है, कहीं चालू हो गया है तो कहीं बंद हो गया। अब लोग ये कहते हैं कि लाडली बहन शिवराज सिंह दे रहे हैं। भैया तो जय भीम मांगता था, जय भीम 5 एकड़ एक काकी बैठी है, जय भीम 5 एकड़ नहीं 5000 रुपए। अभी एक लड़ाई और संगठन लड़ रहा, मैं दिल्ली गया, अभी भोपाल गया था। अभी आप माता राम कह रही थी कि आप तो दिखाई नहीं देते। मैं अगर इसी क्षेत्र में दिखता रहूंगा तो ये मध्य प्रदेश का मेरे ऊपर कमान संभाला गया है, तो मैं पूरे मध्य प्रदेश में जाता हूँ। मैं भोपाल गया था, भोपाल में मेरी, इसके बाद भोपाल के बाद मैं चला गया था दिल्ली। राहुल गांधी से हमारी साथ में बैठक हुई थी और माननीय हमारे अशोक भारती जी थे, उनके साथ में बैठक हुई थी। जो जमीन का प्रक्रिया है हम लोगों ने 5 एकड़ होना चाहिए। अगर 5 एकड़ किसी के पास 2000 एकड़ है, 5000 एकड़ है, तो किसी के पास 5000 एकड़ नहीं होना चाहिए। सब समाज को 5-5 एकड़ में जमीन की बराबरी की हिस्सेदारी, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और एक चीज और हमने रखा, आज गांव-गांव में जिनका जॉब कार्ड बना है, आज जॉब कार्ड बनने के बाद भी अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन का भी काम कर रहा हूँ। अगर किसी ब्राह्मण के पास मिल जाता काम तो शायद न हो पाता। तो आज जिनका 20-20 सालों से जॉब कार्ड बना हुआ रखा है, कितने ऐसे भाई हैं कि पंचायत में काम मिला है आप लोगों को, कितनी माताओं को मिला है, किसी को नहीं मिला है। उसी जॉब कार्ड में लिखा है कि अगर 15 दिवस के अंदर हमें काम नहीं देते हो तो बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम करो। तो हमारा कहने का मतलब सरकार से ये भी लड़ाई संगठन लड़ रहा है कि हर गरीब को 200 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी अगर सरकार नहीं देती है तो किसी जिम्मेदार को, जो आज पेंशन दे रही है, जमीनों का पैसा दे रही है,
तो आज गरीबों को भी 5 से 10 हजार रुपए महीना भत्ता मिलना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग, बेरोजगार लोग, लड़के हैं, उनको नौकरी पे रखने का काम करोगे। आज नौकरी वालों के लिए भी ये संगठन लड़ रहा है कि अगर किसी कर्मचारी के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ, ये सारा संगठन मिलके उनका अधिकार दिलाने का काम करेगा। क्योंकि ताकत हमारी आप है, आप लोगों का अधिकार अपने लिए लेना है। मैं ये चाहता हूँ, सारी महिलाएं हैं, सारे भाई हैं, एक एक गांव में, एक एक रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लीजिए आपके घर में कार्यक्रम बर्थडे का होता तो पूरे रिश्तेदार आते। अगर आप शादी कर रहे हैं तो 300 लोग आते। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जो है तो संगठन में ज्यादा से ज्यादा नहीं, तो अगर एक एक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति 10-10, 20-20 लोगों को जुड़ाने का काम करेगा तो संगठन इतना मजबूती हो जाएगा। इस संगठन से हम आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय दलित महासभा से प्रीति मंथल जो एसडीएम थी, जैन आई जो, अरे क्या नाम था उसका सर, तो हम लोगों को इतना दहशत से संगठन फैलाया था कि आप संगठन का कार्ड लेके चले जाओ तो आपका काम करने के तैयार हो जाता। पर ये सर, तो हमारे कहने का मतलब ये है, एक संगठित होके एक संघर्ष करने का हम लोग संकल्प ले लें। क्योंकि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, तो मैं सभी भाइयों से, सभी माताओं से, सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संगठन को मजबूती बनाने के लिए संकल्प ले लीजिए। कितने लोग ऐसे साथी हैं कि संगठन में आप लोग साथ देने के लिए तैयार है? कृपया हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? तो ये है कि अगर आप लोग चाहोगे, इस देवरा में नहीं, इस देवरा की जितनी भी पंचायत है, हनुमाना पंचायत में जितने गांव हैं, सब जगह अपनी अपनी रिश्तेदारी में एसटी, एसटी, ओबीसी, चाहे मुस्लिम समाज भी हो, कल उनके साथ भी अत्याचार होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सब लोग संकल्प ले लो कि हम लोगों को संगठन में, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। मेरी बातें जहाँ कहीं भी अगर थोड़ी सी त्रुटि पाई गई होगी तो मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। और अब इतना कि जिस दिन इस दौरा में, क्योंकि हमारा तो लगातार भोपाल जाना लगा रहता है, दिल्ली जाना लगा रहता है। आप संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, आपका नंबर ले लीजिए, कभी ज़रूरत कैसी भी पड़ेगी लोगों को जोड़ने का, जुड़वाने का, तो आपको बुला लेंगे। और वो बुद्ध सेन जी है, वो आ जाएंगे। तो आप लोग जो है तो थोड़ा सा ताकत बनाइए, तब आनंद आए। जय भीम, जय संविधान, जय कांशीराम, जय जोहार।